नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो अभी रिसेंटली बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो कॉमर्स टीचर्स के लिए अकाउंटेंसी का आपका एग्जाम हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम नेम देख सकते हो, जनरल स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। तो ये अभी अगस्त के अंदर ही आपका रिसेंटली आपका एग्जाम कराया गया है। तो आज इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और साथ के साथ जिन भी बच्चों ने ये एग्जाम दिया है तो वे अपनी आंसर के उसको मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई उनका जो स्कोर है वो कितना बनेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके यही आंसर रहने वाले हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी। एक दो क्वेश्चन का हो सकता है कि आंसर ऊपर नीचे हो जाए जब आपके आंसर की आएगी, तो जल्दी आपको अपने आंसर की वो भी देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ ही अभी इन फ्यूचर जिसका भी एग्जाम है या रिसेंटली कोई भी एग्जाम होने वाला है, जैसे कि अभी मैं फिलहाल बात करती हूँ HPSC PGT कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दो कॉमर्स का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो PYQ है, कहीं से भी आपको PYQ मिल जाए। जैसे आप PGT का कोई भी एग्जाम दोगे तो PGT के किसी भी स्टेट के आपको PYQ मिलते हैं, तो उनको जरूर करके जाना। और ये तो आपका बिल्कुल अभी जस्ट हुआ है, ये रिसेंटली, ठीक है, अगस्त में आपका ये हुआ है, तो ये तो आपको जरूर करके जाना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आप अपने आंसर की उसको मैच कर सकते हो, देख सकते हो कि भी आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। और जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं वे भी अपने खुद से आंसर देने की कोशिश करना और देखना कि भाई उन्होंने कितना सही किया है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 40 क्वेश्चन टोटल। आपके सब्जेक्ट के आपके 80 क्वेश्चन है, तो 2 पार्ट्स में आपको वीडियो मिलेगी, तो 40 क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 41 से स्टार्ट है, क्योंकि इससे पहले जो 40 क्वेश्चन है वे आपके जनरल स्टडीज के हैं। ठीक है, जो आपका अकाउंटेंसी पार्ट है, पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे 41 क्वेश्चन क्या बोलता है, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तो यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है, तो ध्यान से आपको हर एक ऑप्शन को, हर एक पॉइंट को यहाँ पे रीड आउट करना और उसके बाद आपको मैच करना है। तो चलिए फिर हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या, इवेंट्स। सेकंड क्या, बुक कीपिंग। फिर क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। फिर क्या, परचेज ऑफ द गुड्स वर्थ ₹7,000। अब ध्यान से आप देखना, फर्स्ट हमारे इवेंट्स है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्या हमारा, आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो इवेंट का होगा नहीं। आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो इवेंट्स हम किसको बोलते हैं, एंड रिजल्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन। तो एक आंसर हमारे क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, बुक कीपिंग बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूट एज अ बेस फॉर द अकाउंटिंग। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 3। सी का देखिए, मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो ये हमारे बेसिकली किस में आएगा, सी का हो जाएगा 1। आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। परचेज ऑफ अ गुड्स से वर्थ ₹7,000। ये बेसिकली क्या आपकी एक ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ से आप मैच कर सकते हो क्या, जो ए है, ए का जो हुआ, ए का हुआ आपका क्या, 2। ठीक है, उसके बाद जो बी है, बी का क्या हुआ, 3। जो सी है, सी का क्या हुआ, फर्स्ट। और डी है, डी का क्या हुआ, 4। अब जहाँ पे भी ये मैच हो जाए तो वहाँ पे आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेना, आप तो अपने आप से भी लगा लोगे, मैंने आपको बता ही दिया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 क्वेश्चन। इसमें बेसिकली आपका क्या है, प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स एटसेट्रा सर्टेन देयर प्रॉफिट और लॉस अंडर। तो जो भी प्रोफेशनल्स है, जैसे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, तो ये जब भी अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो ये कैसे निकालते हैं, कौन सा बेस लेंगे, ये इक्रूअल बेस लेंगे, कैश बेस लेंगे, एस्टिमेट बेस लेंगे, या फिर कोई नहीं लेंगे, या फिर दोनों लेंगे। तो हम सभी को पता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो हमारे 2 बेस है, एक तो एक्रूअल बेस है और एक हमारा कैश बेसिस है। और इसी के साथ इनका कॉम्बिनेशन भी है। कहीं कहीं पे क्या होगा, आपको एक्रूअल बेसिस या फिर कैश बेसिस दोनों देखने को मिलेगा, तो उसको हम हाइब्रिड एक तरह से बेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं प्रोफेशनल पीपल की, तो जनरली अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका एक्रूअल बेसिस होगा। लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं हमारा प्रोफेशनल का, तो प्रोफेशनल भी आपके ये एक्रूअल बेस भी आपका ले सकते हैं, कैश भी। लेकिन ICI की जो गाइडलाइंस आई है उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि भी जो हाइब्रिड है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि भी आप कभी एक्रूअल बेसिस लेके चल रहे हो, कभी आप कैश बेसिस लेके चल रहे हो। तो यहाँ पे प्रोफेशनल के लिए होगा, वो होगा आपका कैश बेसिस, इसी को रिकमेंड किया है। तो बी हो जाएगा आपका क्या, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द क्वालिटेटिव characteristics of the accounting information is reflected when the accounting information is clearly presented। तो भाई अगर आपके सामने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है क्लियरली प्रेजेंट की गई, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है, तो भाई ये कौन सी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, 4 क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स है ना, जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी 4 क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स है। तो उसमें से आपको बताना, अभी एक करेक्टरिस्टिक्स है कि भी आपको क्लियरली प्रेजेंटेड किया गया, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो ये बेसिकली आपकी कौन सी होगी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाएगी आपकी, आंसर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 44। ठीक है, 44 क्वेश्चन देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में गिवन है। किसी बच्चे को हिंदी में देखना तो यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हो। तो 44 देखिए, प्रीपेड रेंट इजा। जो प्रीपेड रेंट है ये आपका बेसिकली क्या, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, रेंट है, पर्सनल है, या फिर मोर देन अबव। तो प्रीपेड रेंट हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद है नेक्स्ट 45 क्वेश्चन देखिए,
इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल एज पर। जो हम इकोनॉमिक लाइफ एक एंटरप्राइज की, तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है। और जनरली वो हमारा जो टुकड़ा बनता है वो 1 ईयर का, तो वो जो अकाउंटिंग पीरियड है हमारा 1 ईयर का बनता है, तो वो किस बेस पे हम लेंगे, तो ये बेसिकली हमारा कौन सा होगा, पीरियोडोसिटी, ठीक है। पीरियोडसिटी के बेस पे हमारा पीरियोडिक मतलब कि आपका हर जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर या फिर हम इसको अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, ये जनरली आपका 1 ईयर का होगा और ये हमारा इस प्रिंसिपल के बेस पे होगा, पीरियोडिसिटी के बेस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। पॉलिसी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज अराइजेज ड्यू टू। तो कौन सा आपका कन्वेंशन है जो ये बोलता है कि भाई प्रॉफिट के लिए तो हम कुछ एंटिसिपेट करके नहीं चलते, लेकिन हाँ अगर हमें लगता है कि भाई हमारा लॉस हो सकता है तो उसको हम कंसीडर करके चलते हैं। तो ये बेसिकली कौन सा कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो बी हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर इज नॉट टेकन एज अ इनकम और सेल से। हमें एडवांस मिला है किससे, सप्लायर से, लेकिन हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे अपनी इनकम या फिर हम इसको सेल ट्रीट नहीं करेंगे, तो ये किस वजह से, ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है। तो राइट आंसर आपका क्या ऑप्शन है, इलाइजेशन कंसेप्ट। इसको हम रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट भी हम बोलते हैं कि भाई आप रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे, जब आपका रिवेन्यू होगा, ठीक है। मीन्स जब आपके ट्रांजेक्शन अकर होगी, इसी के साथ ही ओनरशिप आपकी ट्रांसफर होगी, तो उस टाइम हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, उससे पहले हम नहीं करेंगे। अगर किसी सप्लायर ने हमें एडवांस में पैसा दे दिया तो वो हमारे रिवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होगा, इलाइजेशन कंसेप्ट आपका ये बोलता है, ठीक है। तो इसलिए ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था 47, उसके बाद 48 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है 48 के अंदर। क्या, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन इफ द बुक्स आर केप्ट अकॉर्डिंग टू द सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर हमने सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया तो क्या उसके अंदर हम रियल और नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, नहीं जी ये गलत है। उसमें हम बेसिकली अगर यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट तो बिल्कुल भी नहीं हम बनाते हैं, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। तो रियल या फिर पर्सनल तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए आपका ट्रू नहीं है। कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग द कैश अकाउंट। तो जो कैपिटल है उसको हम किस तरह से असर्टेन करते हैं, तो कैश अकाउंट प्रिपेयर करने से, जी नहीं, ये भी आप करोगे। फॉर असर्टेनिंग द नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द नेट वर्थ मेथड ऑफ अ सिंगल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था ट्रू बताना, तो ट्रू तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई। 48 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो बेसिकली इज फॉर, किस लिए हम प्रिपेयर करते हैं, लोकेटिंग द एरर ऑफ कमीशन, लोकेटिंग द एरर प्रिंसिपल, लोकेटिंग द एरर क्लैरिकल एरर। तो बेसिकली यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका सी। जो प्रिपरेशन होगा ट्रायल बैलेंस का, तो भाई उससे हमें पता चलता है कि भाई हमने कोई क्लैरिकल एरर की है या नहीं की, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे हम तो वहाँ से हमें पता चलता है उसकी, जैसे टोटल से ही हमें पता चल जाएगा। अगर हमारी जो साइड है, दोनों साइड का जो टोटल है वो गलत वहाँ पे आया, तो वहाँ से हमें एक तरह से पता चलेगा कि भाई हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 50 क्वेश्चन है, लेजर बुक इज पॉपुलरली नोन एज। तो जो भी लेजर बुक है उसको पॉपुलरली हम किस नाम से जानते हैं, पॉपुलर किस नाम से है। तो देखिए सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रिंसिपल है, सब्सिडरी है, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए वैसे तो हम इसको जो हमारी जो लेजर बुक है इसको हम सेकेंडरी बुक भी हम बोल देते हैं, लेकिन पॉपुलर अगर हम कहें तो पॉपुलर बेसिकली हमारा प्रिंसिपल बुक हम इसको बोलते हैं, मेन बुक हमारी प्रिंसिपल बुक है ये। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको फिर से बतानी है कि भाई जो ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए व्हेन द अमाउंट्स डिपॉजिटेड, 51 क्वेश्चन का आंसर देखिए, व्हेन द अमाउंट्स डिपॉजिटेड तो मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया ना, नहीं, ठीक है। Which of the following statement are true when the amount deposited by the customer exceed his withdrawal? It indicate an overdraft. तो इसमें क्या कहा भाई, अगर जो कस्टमर है उसने जो अमाउंट डिपॉजिट कराया है वो जो जितना उसने डिपॉजिट कराया है वो उसके विड्रॉवल से ज़्यादा है, तो क्या हम इसको ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन कहेंगे, नहीं जी ये तो गलत है। भाई ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन तो तब होगी ना जब हम विड्रॉ ज़्यादा करेंगे और डिपॉजिट हमारा कम है। बैंक में हमारे सिर्फ 10,000 है और मैंने बैंक से निकाले 15,000 रुपये, तो ये सिचुएशन होगी मेरी ओवरड्राफ्ट की। तो फर्स्ट मेरा ट्रू नहीं है। सेकेंड देखिए 51 का, एट द एंड ऑफ ईच ईयर द बैंक प्रिपेयर द
बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये भी गलत है, अभी बैंक थोड़ी ना रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाता है, तो बैंक तो नहीं, कस्टमर ही बनाएगा। थर्ड देखिए, अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द पासबुक एंड कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, तो ये भी गलत है कि भाई जो हम कैश बुक का जो बैंक कॉलम के साथ ही जो पासबुक है उसके साथ कंपेयर करके हम जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि भी कोई भी आपका सही नहीं है, ट्रू हमें बताना था। पासबुक, फोर्थ क्या, पासबुक ऑलवेज शो द क्रेडिट बैलेंस, नहीं जी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो इसलिए जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है अभी आपका 52। फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स, अगर हमारी जो कैश बुक है उसका फेवरेबल बैलेंस है तो उसका मतलब क्या है, तो इसको हम डिनोट करते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 53 देखिए, वाइल प्रिपेयरिंग द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस एज पर द पासबुक विल हैव टू बी डैश और बैलेंस एज पर द कैश बुक डैश बाय द अमाउंट ऑफ द डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर इनटू ट्रेडर्स अकाउंट विद द बैंकर। तो क्वेश्चन में क्या कहा, देखिए ध्यान से सुनना, देखिए इस क्वेश्चन को कि भी अगर क्या किया, जो कस्टमर है या क्या, बाय द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर इनटू ट्रेडर, कस्टमर ने डायरेक्ट क्या कर दिया, जो ट्रेडर अकाउंट है उसमें जाके पेमेंट कर दी, ट्रेडर अकाउंट में भी पैसे डालती डायरेक्ट जाके, तो उस केस में अब हमें तो पता नहीं, तो बैंक ने तो भाई एंट्री कर दी होगी, अब हमने की नहीं है, तो उस केस में अब हम क्या करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस एज पर द पासबुक विल हैव टू बी डिक्रीज एंड एज पर द कैश बुक हम उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे कि भी उसने पेमेंट कर दी है तो अब हमारा पैसा आ चुका है, तो उसको डिक्रीज कर देंगे हम एज पर पासबुक, और जो हमारा एज पर कैश बुक है वहाँ पे जो बैलेंस है उसको हम क्या कर देंगे, इंक्रीज। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 में आपका क्या है, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स द डिप्लीशन मेथड इज अडोप्टेड। तो जो डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं, तो देखिए भी डेप्रिसिएशन तो जो बेसिकली जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं टेंजिबल एसेट के लिए, कि भी जो टेंजिबल एसेट की जो वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे जो इनटेंजिबल एसेट है उसके लिए हम बेसिकली किसका यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन का। लेकिन वहीं पे अगर हमारी ऐसी एसेट है, ठीक है, जो नेचुरल एसेट है, मीन्स जैसे कि माइंस वगैरह है, यहाँ से जब भी हम कुछ भी इनसे खनिज पदार्थ निकालते हैं तो उस केस में यहाँ से जो खनिज पदार्थ निकालते हैं वो हमारे कम होते जाएंगे, तो वहाँ पे जो हम वर्ड यूज करते हैं ना वो डिप्लीशन वर्ड यूज करते हैं हम, डिप्लीशन। ठीक है, तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी के लिए डेप्रिसिएशन यूज होगा, बिल्डिंग एंड फर्नीचर के लिए भी, वहीं पे सॉफ्टवेयर के लिए आपका अमोर्टाइजेशन यूज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की बात की नहीं गई है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा 54 का, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर से हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। कैपिटल रिजर्व इज नॉर्मली क्रिएटेड आउट ऑफ द फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नहीं जी, ये ट्रू नहीं है कि भी ये बोलता है कि भी जो कैपिटल रिजर्व है जो हम उसको क्रिएट करते हैं, जो हमारे फ्री है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट उसमें से क्रिएट करते हैं, जी नहीं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जनरल रिजर्व, जी नहीं, जनरल रिजर्व का एग्जाम्पल नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है कि भी ये जो रिजर्व है ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन है, डिविडेंड में कहीं ना किसका पैसा यूज होगा। सी देखिए, जनरल रिजर्व कैन बी यूज ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, ये भी गलत है। जनरल रिजर्व को तो भाई हम किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई इसको किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, ट्रू, तो भाई एक भी बात आपकी ट्रू नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव 55 का। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56, इफ ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। जो बिल है ना उसकी जो ड्यू डेट हमने निकाली तो वो किस दिन की आई, जिस दिन पब्लिक हॉलीडे था। तो हमें तो पता भाई पब्लिक हॉलीडे है तो वो डेट तो हम नहीं लेंगे, तो फिर कौन सी लेंगे। अगर पब्लिक डेट है हमारी, पब्लिक हॉलीडे है, तो उस केस में हम एक दिन पहले लेंगे, तो राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, द प्रीसीडिंग डे, जैसे हमारी 26 जनवरी का हमारा क्या पब्लिक हॉलीडे है, 26 जनवरी का हमारी डेट निकल के आई, तो अब हम 26 जनवरी को न लेके हम 25 जनवरी को क्या करेंगे, ड्यू डेट है उसको लेंगे, तो इसलिए हमने एक दिन पहले ले लिया, तो राइट आंसर क्या होगा, प्रीसीडिंग डे। 56 के बाद देखिए 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन में क्या है, ऑन डिसऑनर ऑफ अ डिस्काउंटेड बिल विच अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय द ड्रोवर। तो भाई जो डिस्काउंटेड बिल था, बिल डिस्काउंट कराया था, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो अब जो ड्रोवर है ना वो किस अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी,
बैंक अकाउंट को वो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। कौन, ड्रोवर। 58 का देखिए, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस ड्रोवर एंड द पेई ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज द सेम पर्सन। भी कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी यहाँ पे जिसमें आपका जो ड्रोवर है और जो आपका पेई है वो आपका सेम रहेगा। तो व्हेन द ड्रोवर रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी, यही आंसर है। अगर ड्रोवर ने अपने पास ही बिल रख लिया तो भाई अब मैच्योरिटी डेट तक तो पैसा है वो जो ड्रॉई होगा किसको देगा, ड्रोवर को ही देगा। जिसके पास बिल होता है बेसिकली उसको मिलेगा। अब उसने अपने पास रखा तो वही पेई है। तो पेई का मतलब क्या है, बेसिकली जो पैसा रिसीव करता है बिल का। तो इस केस में क्या होगा, ड्रोवर ही आपका क्या होगा, पेई। तो ए हो जाएगा क्या, राइट आंसर 58 का। 59 क्वेश्चन देखिए, कंसाइनमेंट स्टॉक विल रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ कंसाइनर ऑन एसेट साइड एट। जो कंसाइनर है, तो कंसाइनमेंट से आपका क्वेश्चन है। तो कंसाइनर बेसिकली कौन होता है, कंसाइनर वो होता है जो अपना गुड्स भेजता है, किसके पास, गुड्स को सेंड करता है किसके पास, कंसाइनी के पास, कि भाई वो उसको बेच दे। कंसाइनी का क्या काम है, कंसाइनी काम करता है एज एन एजेंट, वो सामान को बेचने का काम करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला इसने, क्वेश्चन में क्या कहा है, कंसाइनमेंट स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड। जो कंसाइनमेंट स्टॉक उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, ऑफ कंसाइनर की बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड करते हैं। ऑन एसेट साइड, एसेट साइड हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन किस प्राइस पर हम रिकॉर्ड करेंगे, इनवॉइस प्राइस पर हम रिकॉर्ड करेंगे, इनवॉइस प्राइस लेस स्टॉक रिजर्व पर, या फिर लोअर देन कॉस्ट। तो देखिए जो कंसाइनर होता है ना वो क्या करता है, जब भी वो कंसाइनी को माल भेजता है ना, तो वो जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट प्राइस पे माल नहीं भेजता, वो उस कॉस्ट से ऊपर बता के उसको भेजता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगा के कॉस्ट में कुछ ऐड करके वो कंसाइनी को उसका रेट बताता है। लेकिन एक तरह से इनवॉइस प्राइस हम बोलेंगे उसको कि भाई वो इनवॉइस प्राइस पे उसको बेचता है। लेकिन अब जो स्टॉक बच गया, अब उसने जो भेजना था भेज दिया, लेकिन जो बच गया या जो बिका नहीं है एक तरह से, अब उसको वो कहाँ पे दिखाना है, जो कंसाइनमेंट स्टॉक है वो उसको कहाँ पे दिखाना, अपनी बैलेंस शीट में। अब लेकिन जो कंसाइनर उसको तो पता है ना भाई एक्चुअल में ये जो स्टॉक है इसकी कितनी कॉस्ट है, कितने का है ये, तो वो उसको इनवॉइस प्राइस पे थोड़ी ना दिखाएगा, वो तो किस पे दिखाएगा, इनवॉइस प्राइस लेस स्टॉक। स्टॉक रिजर्व बेसिकली किसको बोलता है कि भाई जो उसने वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके जो कंसाइनी को जो अमाउंट बताया था, तो अब वो उसको माइनस करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में इस प्राइस पे दिखाएगा, इनवॉइस प्राइस लेस स्टॉक। छोटे से एग्जांपल, जैसे भाई 100 रुपये का माल है, कॉस्ट आई थी 100 रुपये की, लेकिन जब कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा ना तो 110 रुपये का बता के भेजा। अभी 110 रुपये का तो उसने बता दिया। अब जैसे ये स्टॉक हमारा बच गया, उसके पास कंसाइनमेंट स्टॉक है, यही है, सेम बिकान या कुछ भी आप लगा लो, तो अब उसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाना। तो अब ये तो कंसाइनर को तो पता है ना कि भाई 110 नहीं, इसकी कॉस्ट क्या 100, तो लेकिन उसने जब उसको भेजा था इनवॉइस प्राइस में बेसिकली आपका क्या था, जो स्टॉक रिजर्व है, जो 10 रुपये एक तरह से जो प्रॉफिट है ये स्टॉक रिजर्व ही है, लेकिन अब वो कैसे दिखाएगा, इसको माइनस करके दिखाएगा, इसलिए बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये समझाने के लिए, ठीक है, ईजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 60 क्वेश्चन। अच्छा ये आपका न्यूमेरिकल है, तो देखिए कोई नहीं, करेंगे इसको भी। अब्दुल एंड बिनी एंटर इनटू अ ज्वाइंट वेंचर में, इन्होंने एंटर किया भाई अब्दुल और बिनी ने, ठीक है, फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ स्मार्ट बोर्ड। उन्होंने किस चीज़ का बिजनेस किया, और स्मार्ट बोर्ड की परचेज एंड सेल का। अब देखिए अब्दुल ने परचेज किया एक स्मार्ट बोर्ड जिसकी जो कॉस्ट थी वो 10 लाख रुपए थी। फिर उसने थोड़ा सा उस पर एक्सपेंसेस कराया, रिपेयर उस पर किया, तो 1 लाख रुपये रिपेयरिंग पे आ गए। फिर उसकी प्रिंटिंग पे भी उसका 1 लाख का खर्चा आ गया। बिनी सोल्ड इट, और फिर बिनी ने इसको बेच दिया एट 20% मार्जिन ऑन द सेलिंग प्राइस। तो हमें निकालनी यहाँ पे क्या, सेल वैल्यू निकालनी है। अगर बिनी ने उसको 20% मार्जिन पर बेच दिया, तो सबसे पहले तो आप देखिए इस क्वेश्चन में, पहले तो आप एक्चुअल में उसकी कॉस्ट निकालिए कि भी जो स्मार्ट बोर्ड है कितने का पड़ेगा। तो यहाँ पे निकालते तो भाई 10 लाख का तो उसने खरीदा, 1 लाख एक एक्सपेंसिव, 1 लाख और उसने फिर प्रिंटिंग में किया, 2 लाख ये खर्चा, तो भाई टोटल जो कॉस्ट आई उसकी कितनी आई, 12 लाख रुपये कॉस्ट आई, ठीक है। अब उसने कैसे बेचा उसको, उसने बेचा सोल्ड इट एट अ 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के 20% मार्जिन पे। तो देखिए अगर मैं ये कहूँ कि भी जो सेलिंग प्राइस है 100 रुपये है और उसका मार्जिन कितना 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो 20 रुपये मार्जिन हुआ। तो यहाँ पे कॉस्ट हमारा कितना हुआ, 80 कॉस्ट आई। हमें फाइनली क्या निकालनी है, सेल वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें पता है कि भाई हमारे पास कॉस्ट ही हमारे पास गिवन है, तो जब 80 रुपये हमारी कॉस्ट थी तो एक्चुअल में कॉस्ट हमारी कितनी थी, 12 लाख, ठीक है। तो यहाँ से अब हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 80 एक तरह से हम बोल सकते हैं, जो 80 की वैल्यू हमारी किसकी इक्वल है, 12 लाख के। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 12 लाख के को डिवाइड कर देंगे हम 80 से,
और हमें सेलिंग प्राइस निकालना ना, तो सेलिंग वैल्यू हमारी कितनी 100। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, और यहाँ पे मैं इसको 2 से ही काट रही हूँ, ठीक है, या इसको 4 से काट लीजिए। 4 3 जा 12 और 4 4 जा, ठीक है, 4 2 जा 8 और 2 5 जा, तो यहाँ पे निकल के आएगा 3 की 5 के करूँगी तो ये आएगा आपका 15, और ये 5 0 और लगा दो आप पीछे, तो आंसर आएगा आपका 15 लाख। सेल वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी 15 लाख। तो बी हो जाएगा आपका 60 का आंसर। ठीक है, मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया, करके देख लेना। ये थोड़ा सा आपका जो मैथ्स का पोर्शन था ना, वो इक्वेशन टाइप में आपको निकालना था, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 61 में भी आपको ये बताना कि भी कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। देखिए when separate set of books is maintained, expenses paid by the venturer will be credited to the joint bank account। तो इसने कहा कि भी जब जो वेंचरर है उन्होंने डिसाइड किया कि भी वे सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करेंगे अपना अलग अलग एक्सपेंसेस का, तो उस केस में जो एक्सपेंसेस पेड किए गए हैं वेंचर के द्वारा उसको हम क्रेडिट करते हैं ज्वाइंट बैंक अकाउंट में। जी नहीं, when the separate set of the books is maintained, expenses paid by the venturer will be credited to the venturer capital account। तो ये आपका राइट है। तो वेंचर वाला जो आपका चैप्टर है, जो टॉपिक है, इसको अच्छे से कीजिए, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई जब भी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं तो उस केस में जो भी एक्सपेंसेस वेंचरर के द्वारा पे किया जाएगा ना, तो ये जो वेंचरर है वो क्या करेगा, अपना भी अकाउंट ओपन करता है, और जो दूसरा है, ठीक है, जो ज्वाइंट वेंचर है दूसरा है, उसका जो दूसरे वेंचरर है उनका भी कैपिटल अकाउंट ओपन करके रखता है, और फिर उसने जो भी एक्सपेंसेस वेंचरर ने पे किया है तो वेंचरर कैपिटल अकाउंट के अंदर हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर 61 का। उसके बाद देखिए 62 क्वेश्चन, लीगल एक्सपेंसेज इनकर्ड टू डिफेंड अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड इज। देखिए क्या हुआ कि भाई लीगल एक्सपेंसेज यहाँ पे हमारा खर्चा हुआ है। हम क्यों खर्चा हुआ, टू डिफेंड अ सूट फॉर अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने जो सप्लाई ऑफ गुड्स थे उसके रिगार्डिंग हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ दिया गया। उसको तोड़ने के बाद, उसका ब्रीच होने के बाद उसको डिफेंड करने के लिए लीगल एक्सपेंसेस यहाँ पे कुछ हमारे हुए। तो बेसिकली ये हमारा कौन सा खर्चा है। तो देखिए बीच जब हमारा गुड्स से रिलेटेड, अभी हमें गुड्स की सप्लाई करनी थी, तो बेसिकली ये हमारा कौन सा होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 62 को हो जाएगा आपका बी आंसर। उसके बाद देखिए 63, अब ये फिर से आपका न्यूमेरिकल टाइप ही है। चलिए देखते हैं 63 को भी क्या है। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं है, वैसे पूछ रखा आपका। चलिए, बिजनेस पेड टू मिस्टर अनुज अ चेक ऑफ ₹80,000 एज ए सैलरी। बिजनेस ने अनुज को भी उसकी सैलरी दी, उसको चेक दे दिया सैलरी के नाम पे 80,000 रुपये का। कब, 25 जून 2023 को। लेकिन मिस्टर अनुज वेंट टू बैंक टू डिपॉजिट चेक इन हिज अकाउंट ऑन 3 जुलाई। देखिए बिजनेस ने तो 25 जून को उसको चेक दिया, ले भैया अपनी सैलरी पकड़। लेकिन अनुज ने चेक तो ले लिया, लेकिन वो बैंक में कब गया, वो 3 जुलाई को गया बैंक के अंदर, ठीक है, अपना बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए चेक को। तो अब व्हाट इज द एंट्री टू बी पास्ड इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ द फाइनल अकाउंट। अब जो बिजनेस है वो क्या एंट्री करेगा। अभी देखिए बिजनेस ने तो चेक दे दिया ना, अब उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो 3 जुलाई को जाए, 2 को जाए, या 1 को जाए, या फिर 25 को ही जाए बैंक में। तो वो तो उसी दिन अपने बैंक में अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके अंदर एंट्री कर देगा, क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट, कि भी मेरा खर्चा है और मेरे पास से पैसा गया है टू बैंक। ठीक है, तो ये एंट्री करेगा बिजनेस। अब ये देख लिए भाई ये एंट्री है क्या, बैंक अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी का तो कोई मतलब ही नहीं है, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग भी नहीं होगा, सैलरी टू अनुज भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको एंट्री करके बताई दी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द फर्म ऑन 1 दिसंबर 2021। तो ये क्वेश्चन आपका भी न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर उसको सोल्व करने की। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है 64 के अंदर, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द फर्म ऑन 1 दिसंबर 2021 फॉर द ईयर अप टू 30 नवंबर 2022 वॉज ₹18,000। तो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है 1 दिसंबर से लेकर आपका 30 नवंबर तक का इंश्योरेंस प्रीमियम है 18,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए 1 दिसंबर से लेकर आपका 30 नवंबर तक, एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1 दिसंबर, फिर आपका 1 दिसंबर 2022, ये तो था आपका 21 से, ठीक है, 2021 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक। अब फिर आपका फिर से 1 दिसंबर 22 को
आपका फिर से प्रीमियम गया आपका, फिर क्या बोला इसने आगे देखिए, प्रीमियम पेड ऑन 1 दिसंबर 2022 फॉर द ईयर अप टू 30 नवंबर। फिर आपका 2023 वाज ₹3000। फिर आपका ये जो आपका दिसंबर 2022 से लेकर 31 मार्च जो 2023 तक आपका जो प्रीमियम है वो कितना है, 30,000। ठीक है, प्रीमियम कितना है, 30,000। कब से लेकर, दिसंबर 2022 से लेकर आपका आगे मार्च तक का। ठीक है, 2023 तक, ये 30 नवंबर 2023 तक का। अभी यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, छोटा हो जाएगा, समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताऊंगी। अब आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो भाई 31 मार्च 2023 को जब आप अपने अकाउंट्स बनाओगे तो जो आपका P&L अकाउंट है उसमें आप कितना अमाउंट डेबिट करोगे। तो देखिए इसको फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनना। अब हम इसमें निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे कि भाई जो पहले शॉर्ट में लिखती हूँ आपका 1 दिसंबर, ये क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द फर्म ऑन 1 दिसंबर 2021 फॉर द ईयर अप टू 30 नवंबर 18,000। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी, क्योंकि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो हमारा रहता है या जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा चलता है अप्रैल से लेकर आपका मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो हमें निकालना है यहाँ पे कब का, 31 मार्च 2023 का हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे भाई, हम कितना उसमें करेंगे ऐड। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे जो प्रीमियम लेना ना, वो लेना है आपको 1 अप्रैल 2022 से लेकर आपका 31 मार्च 2023 तक का आपको लेना है। तो अगर मैं बात करती हूँ 2022 का, ठीक है, 2022 से लेकर 2023 तक है, तो जो 2023 है उसमें तो आएंगे आपके कितने महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च। और यहाँ पे जो थोड़ा सा ना इन्होंने कन्फ्यूजन कर दिया कि भाई ये 30 नवंबर आपका गिवन है ना, तो देखिए मैं अगर आपको मोटा मोटी बताऊँ तो 4 महीने तो बनेंगे आपके जो 2023 तक आप लोगे। ठीक है, दिसंबर 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक के होंगे 4 महीने आपके। और इसी तरह से फिर इससे पहले बनेंगे आपके 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक बनेंगे आपके 8 महीने। तो ये इनका आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम निकालना और फिर आपको पेमेंट करनी है। तो जो 8 महीने का जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 18,000 आपका पूरा महीने का दिया इन्होंने 2022 के अंदर, 18,000 पूरे महीने का, और इसमें आप 8 महीने का अपना प्रीमियम निकाल लीजिए। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12,000। ठीक है, फिर ऐसे ही अब आप 4 महीने का निकाल लोगे, तो अब इन्होंने अगले साल का भी पूरा दे दिया है, तो पूरा कितना दिया, 30,000। 30,000 पूरे 12 महीने का है, तो आपको निकालना 4 महीने का। तो 4 महीने का आप जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा 10,000। ठीक है, तो 10,000 ये, तो टोटल जो आप प्रीमियम पे करोगे ना, जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 से, तो वो बनेगा आपका 22,000। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 22,000 आएगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर इसको अच्छे से या तो बोर्ड वगैरह पे करके बताएंगे आपको। ऐसे मैंने बताने की कोशिश की है कि भाई 8 महीने का एक आपको निकालना है यहाँ पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, और 4 महीने का एक निकालना। 8 महीने कौन से बने आपके, 8 महीने बने हैं 1 अप्रैल 22 से लेकर आपके 30 नवंबर 22 तक के। ठीक है, और फिर 4 महीने आपके कौन से हैं, 4 महीने आपके दिसंबर 22 से लेकर अप्रैल 23 तक। ठीक है, क्योंकि यही 12 महीने का आपका, यही जो आपका जो करंट ईयर है, तो करंट ईयर का ही तो हम लेंगे ना, तो करंट ईयर का इस तरह से निकलेगा हमारा। तो 8 महीने का ये और 4 महीने के जो अप्रैल में आपका गिवन है 2022 का गिवन है वो पूरा 12 महीने का गिवन है, तो आपने 8 महीने का निकाल लिया। इसी तरह से फिर आपका जो 2023 में आपका गिवन है वो भी जो 30,000 है वो पूरे 12 महीने का गिवन है, लेकिन हमें तो सिर्फ अप्रैल तक का लेना, तो 4 महीने का हम लेंगे। तो वो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोगों को हो सकती है, लेकिन एक बार फिर से देख लेना और खुद से करोगे ना तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 64 के बाद देखिए 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन क्या बोलता है, द अकाउंटेंट ऑफ अ फर्म डिजायर दैट एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेज शुड नॉट बी मेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक फर्म है, उसका जो अकाउंटेंट है भाई उसने अपनी इच्छा जाहिर की और उसने कहा कि भाई कोई भी अगर अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेज है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ना तो उसको हम इग्नोर करेंगे, एक तरह से उसको नहीं लेंगे, उसकी एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे।
ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो कंसेप्ट आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो किस कंसेप्ट को ये अबव स्टेटमेंट अवॉइलेट कर रही है भी, किसको हम नहीं लेके चल रहे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका 65 का, तो देखिए यहाँ पे एक्रूअल कंसेप्ट भी होगा आपका, मैचिंग भी। तो मैचिंग कंसेप्ट भी ये बोलता है कि भाई आपको मैचिंग करके चलनी है, जिस ईयर का ना उसी ईयर के आपके एक्सपेंसेस है या रिवेन्यू है वो आपको लेके चलना है, ठीक है। और इसी के साथ ही एक्रूअल कंसेप्ट भी आपका ये बोलता है भी जो ट्रांजेक्शन जिस ईयर में हुई है उसको उसके साथ लेके चलो। और लेकिन ये बोलता है कि भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव को छोड़ दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी इग्नोर करो एक तरह से वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मोर देन अबव। तो यहाँ पे 65 का जो राइट आंसर है वो क्या आपका डी, ठीक है, मोर देन अबव, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट है जिसको इस स्टेटमेंट ने वोलेट किया है। अब 65 के बाद देखिए 66 क्वेश्चन। कंट्रोल इज द फोर्थ सब सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज इट भी ये बोलता है कि जो कंट्रोल है वो फोर्थ सब सिस्टम है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो किस वजह से है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डील्स विद द कलेक्शन ऑफ द, हाँ भी जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कंट्रोल है वो डील करता है विद द कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। उसके बाद डील्स विद द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, इज हेल्पफुल फॉर प्रोड्यूसिंग द डाटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो राइट आंसर होगा आपका मोर देन द अबव। ये सारे के सारे आपके सही है। ये इसी को हम इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल आपका क्या फोर्थ सब सिस्टम है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का बिकॉज ऑफ दीज, ठीक है। तो डी हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर 66 का। उसके बाद देखिए 67 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, 67 में आपको करना मैच। तो देखिए मैचिंग देखते हुए, तो ये हमारा क्या है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम ESS। फिर हमारा नेक्स्ट क्या बी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, फिर हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो फर्स्ट देखिए एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम हम किसको कहेंगे, तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए जो ए अगर मैं रीड आउट करती हूँ ये क्या निकल के आएगा मेरा 1, आर द इंफॉर्मेशन सिस्टम एट द मैनेजमेंट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन that serve as the function of the planning, controlling and decision making by providing the routine summary and the exception report। तो ये तो बेसिकली होगा हमारा क्या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आ जाएगा। अभी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा क्या है, एक ऐसा सिस्टम है मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम आर द इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें मैनेजमेंट लेवल है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। वो जो आपका MIS है वो हेल्प करता है प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, डिसीजन लेने में, ठीक है। तो बी का तो हो जाएगा आपका फर्स्ट है, तो ध्यान रखना बी का क्या बताया मैंने फर्स्ट है। अब सेकंड देखिए हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन एट द स्ट्रेटेजिक लेवल थ्रू द एडवांस ग्राफिक एंड द कम्युनिकेशन। तो इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। Executive support system is that system which help in making the decision at a strategic level through the advanced graphic and communication। तो ए का हो जाएगा सेकंड। फिर बात आई हमारी सी की। अब सी में देखिए क्या है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। अब थर्ड देखते भी थर्ड क्या है थर्ड हमारा आर द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम that perform and record the daily routine transaction which are necessary to conduct the business। और फोर्थ क्या है are the information system that the organization management level that combine the data and analytical reports to support the decision। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या है जो सी है ना, सी का राइट आंसर है आपका, सी किससे मैच होगा फोर्थ के और डी होगा आपका थर्ड से। तो अब आप अपनी मैचिंग देख लेना क्या बनेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया ए का 2 है, ठीक है। और बी का मैंने आपको क्या बताया था, बी का बताया था मैंने आपको 1। तो ए का 2 तो यहाँ पे तो आपका कोई नहीं बनेगा क्योंकि बी का 1 किसी में नहीं है, देखिए बी का 1 यहाँ पे किसी में नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा नन ऑफ दी अबव 67 का। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन क्या बोलता है डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूजर्स दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। कि भैया हमने जो एक सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप किया और उसको कैसे डेवलप किया है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूजर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो वह हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाएगा 68 का। तो 3 तरह के बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर और रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर। तो रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर तो ऐसे भी जो बिल्कुल रेडी है
वो यहाँ पे जनरल आपके बनाए गए, कोई भी उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो उसको कहेंगे रेडी। जैसे जैसे व्हाट्सअप है आपका, फेसबुक, अगर मैं वैसे आपको जनरल समझाने के लिए एग्जांपल दूं तो भाई यहाँ ये किसी को स्पेसिफिक ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए कि भाई ये एक पर्सन के स्पेसिफिकेशन के, ये सभी के अकॉर्डिंग है, रेडी टू यूज है। अभी इसको खरीद लो, ले लो और यूज करना स्टार्ट कर दो। वहीं पे हमारा क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में क्या होगा, ये भी आपके बने बनाए हैं, लेकिन इसमें अगर हल्का फुल्का चाहे तो जैसे थोड़ी बहुत फीस देके हम उसमें थोड़ा सा चेंज करवा सकते हैं। लेकिन वहीं पे टेलर मेड का मतलब क्या है, टेलर मेड का, टेलर से देखिए, जैसे हम टेलर के पास जाएंगे, अपना कपड़ा लेके जाएंगे और फिर हम जैसा उसको बताएंगे उस तरह से हम अपना कपड़ा उससे सिलवाएंगे। कोई भी हमें शर्ट बनानी है तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल फिर से देना चाहूँ, शर्ट का एग्जांपल ले। एक तो हमारी शर्ट ऐसी होंगी रेडी टू यूज, अभी कोई भी खरीद लो, एक स्टैंडर्ड साइज हमने बना दिया, उसको कोई भी खरीद लेगा, ठीक है। या हमने कुछ साइज हमने डिफाइन कर दिए, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, तो वहाँ हमने किसी पर्सन को लेके नहीं बनाया, अभी किसी ने जाके बताया नहीं कि भाई मेरे लिए बनाना है, ये तो रेडी टू यूज है, कोई भी जाओ खरीदो और उसको पहन लो। कस्टमाइज में क्या होगा कि भी थोड़ा बहुत चेंज कर ले, चल भी शर्ट थी पहले से ही, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा और चेंज कराना था, कुछ मैंने उसमें और बटन लगवाने थे या और कुछ उसमें मैंने थोड़ा सा डिजाइन निकलवाना था, वो मैंने निकलवा लिया, तो वो हो जाएगा मेरा कस्टमाइज। लेकिन टेलर मेड में क्या कि भी बिल्कुल मैं अपना रॉ मटेरियल लेके गई, मीन्स मैं अपना कपड़ा लेके गई घर से, अनस्टिच कपड़ा, और फिर मैंने टेलर को इंस्ट्रक्शन दी कि भी ऐसे 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 और आपको बिल्कुल मेरी फिटिंग का मेरा ये कपड़ा आपको सिलना है, और जो भी मैंने उसको बताया कि भी किस तरह का इसका डिजाइन होगा, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, टेलर मेड। टेलर मेड सॉफ्टवेयर मीन्स डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द, भी जो यूजर्स है उसने जैसा बताया उसकी नीड के, उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको बनाना, तो बी हो जाएगा कि आपका राइट आंसर। तो समझ में आया होगा जो मैंने छोटा सा आपको एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, ठीक है। 69 देखिए, 69 क्वेश्चन में क्या है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल इज डेबिटेड बाय, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जब भी हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको हमेशा हम डेबिट करते हैं, किस अमाउंट से, कोल्ड अप अमाउंट से, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट देखिए आपका 70 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो हमें बताने की भी कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ठीक है, झूठी। तो इसमें देखिए, द रिसीट एंड द पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड रिसीट एंड द पेमेंट ऑफ अ रिवेन्यू नेचर ओनली, तो ये आपका क्या है, इसमें क्या होता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, तो हमें फॉल्स गलत बतानी है, ठीक है। तो द रिसीट एंड द पेमेंट अकाउंट्स रिकॉर्ड रिसीट एंड पेमेंट ऑफ रिवेन्यू नेचर, तो ये तो आपका गलत है ही, ये आपकी क्या फॉल्स है, ठीक है, फर्स्ट, क्योंकि जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, उसके अंदर हमें जो रिकॉर्ड करते हैं आपको दोनों ही नेचर की रिकॉर्ड करेंगे हम, ठीक है, चाहे रिवेन्यू है चाहे आपका कैपिटल नेचर है। बेसिकली यहाँ पे जो रिकॉर्ड करते हैं ना वो हम कैश में देखते हैं कि भी, ठीक है, तो कैश में है तो चाहे फिर वो रिवेन्यू है या फिर आपका कैपिटल है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो इसलिए ये तो आपकी क्या फॉल्स है, ठीक है। इसने ये पूछा कौन सी फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स है। ओनली रिवेन्यू आइटम्स आर डिस्क्लोज्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये आपका ट्रू है, ठीक है भाई, ये बात सही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर हम सिर्फ जो रिवेन्यू आइटम है ना उसको हम दिखाते हैं, तो लेकिन हमसे पूछा क्या फॉल्स हमें बताना, तो अभी तक हमारा 1 फॉल्स निकला। सेकंड देखिए, थर्ड क्या है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन द करंट ईयर आर ट्रीटेड एज एसेट ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या कहा, बेसिकली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जिसको हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसके अंदर अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिला एडवांस में करंट ईयर, तो उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे, ये भी आपका ये फॉल्स है आपका बेसिकली, कि भाई उसको हमें जो हम ट्रीट करते हैं उसको एसेट ट्रीट नहीं करते, उसको हम लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपका फर्स्ट और थर्ड क्या निकला, फॉल्स निकला, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है यही आपकी ट्रू है, लेकिन हमें तो फॉल्स ही बताना, तो अब ऑप्शन में देख लिए 1 और 3 फॉल्स है। तो 1 और 3 तो है नहीं यहाँ पे गिवन आपका, ठीक है, 1 और 3 दोनों तो नहीं है, 3 है लेकिन यहाँ पे 1 है तो 2 है इसके साथ, 1 ओनली नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ई हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ई, ठीक है, कि भाई नन ऑफ द अबव, क्योंकि बना नहीं ना, यहाँ पे अगर ये ऑप्शन दे देते ना 1 और 3, 1 एंड 3 आपका दे देते ये ऑप्शन में, तो फिर हमारा वो हो जाता, लेकिन 1 और 3 इन्होंने एक साथ दिया नहीं, क्योंकि इसमें इन्होंने 2 को डाल दिया, 2 तो हमारा ट्रू है, 2 को फिर इसमें भी डाल दिया, ये भी ट्रू है, और 1 ओनली हम लेंगे नहीं क्योंकि 3 भी हमारा फॉल्स है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ई। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान से उसको देखना फिर अपने आप हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका 71 क्वेश्चन, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। अगर हमें डोनेशन स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिला है तो उसका ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होगा, शुड बी क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट, उसको हम एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, जिस पर्पज के लिए मिला उसका अकाउंट ओपन करके और फिर उसको लायबिलिटी साइड में हम उसको दिखा देंगे। तो 71 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखिए एक दो क्वेश्चन का मे भी हो सकता है कि भी फाइनल आंसर की आपकी आए तो उसमें आपको चेंज मिले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर यही रहने वाले हैं। ठीक है, तो जिसमें थोड़ा सा डाउट लगेगा तो उसको देख लेंगे, फिर आंसर की आएगी उसमें। अभी तो आंसर आपके यही बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन गिवन है इसमें से आपको बताना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी की सारी आपकी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा स्टील लिमिटेड, तो ये सारी की सारी आपकी क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें से आपकी कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो 72 का आंसर होगा आपका ई, नन ऑफ दी अबव। 73 देखिए, अभी फिर से आपका न्यूमेरिकल आ चुका है 73। चलिए कोई नहीं, सोल्व करेंगे। अ कंपनी सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड बैलेंस ऑन द क्रेडिट सेल। तो भाई कंपनी ने क्या किया, 20% तो बेच दिया कैश में और जो बैलेंस बचा उसको बेच दिया क्रेडिट में। ठीक है, ठीक है जी। डेटर्स आर अलाउड 1.5 months क्रेडिट। तो डेटर्स को जो भाई जो क्रेडिट में हमने सेल किया तो उनको टाइम हमने दिया कि भाई कोई बात नहीं, 1.5 महीने बाद आप पेमेंट कर देना। एंड देयर बैलेंस एज ऑन द 31 मार्च 2023 इज रुपीज 1,25,000। और जो बैलेंस था हमारा, ठीक है, वो कितना था, 1,25,000, जो 1.5 महीने जो हमने डेटर्स को जो टाइम दिया है। अज्यूम दैट द सेल इज यूनिफॉर्म बेस पे हमने की है। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि भाई अगर यहाँ पे आपको दे दी कि भाई 1 महीने में आपने 10,000 की सेल है, और ये यूनिफॉर्म बेस का मतलब क्या है कि भाई दूसरे महीने भी 10 की होगी, तीसरे महीने भी 10 की होगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम 12 महीने की आराम से निकाल सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। क्रेडिट सेल हमें बतानी है। अब देखिए तो हम सीधा सा यहाँ पे लगा सकते हैं कि भाई जो हमने 1,25,000 की जो हमने सेल की है, जो ये 1,25,000 की जो क्रेडिट में सेल की है, ठीक है, इसको इसकी पेमेंट करने का टाइम हमने जो दिया है वो दिया 1.5 मीन्स 1.5 हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई अगर हम 1.5 महीना हम देते हैं कितनी सेल को पेमेंट करने के लिए, 1,25,000, तो यहाँ से हम 12 महीने की सेल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन हमने बना ली है। 1.5 महीने के लिए भी क्रेडिट सेल थी हमारी 1,25,000, तो 12 महीने के लिए कितनी होगी 1,25,000 और डिवाइडेड बाय आपका 1.5 और मल्टीप्लाई बाय कर दूंगी मैं 12। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इन्होंने हमसे क्रेडिट सेल ही पूछा है, तो क्रेडिट सेल हम यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये। तो देखिए इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, तो भाई 1.5 महीने के लिए जो हमारी क्रेडिट सेल है वो 1,25 है, तो 12 महीने के हम निकाल देंगे। और जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो 10 लाख आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 73 का बी ऑप्शन करके देखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 के बाद देखिए 74। वीडियो लंबी हो चुकी है इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में रखा है, 40 क्वेश्चन आज और 40 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपको कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा और लंबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 74 भी अब देखिए न्यूमेरिकली आपसे पूछ लिया। द अमाउंट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या क्या सेल गिवन, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है आपका, ठीक है, तो ये सब अगर आपको गिवन है तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, देखिए जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला बेसिकली हमारा क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, एक बार मैं बता देती हूँ। उसके बाद परचेज में हम ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और उसके बाद माइनस करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक अब हम कैसे निकाल लेंगे, अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को मैं इस साइड ले आऊँ, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इस साइड है, यहाँ पे माइनस करना तो इधर आके प्लस का हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उधर चला जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हो आपको जैसे भी इजी लगे। तो कहने का मतलब है ये इक्वेशन आपको याद रखनी है और यहाँ पे आपको जिसकी वैल्यू आपको पता है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और फिर आराम से क्लोजिंग स्टॉक निकाल लोगे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, देखिए ओपनिंग स्टॉक गिवन है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, परचेज हमें गिवन है उसकी पुट कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे गिवन कौन कौन से, जो आपके प्रोडक्टिव वेजेस है और कैरेज इनवर्ड है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ये भी वैल्यू हम रख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक तो हमें निकालना ही है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक तो हमें निकालना ही है, तो ये तो हमारा है नहीं, ये तो हमें निकालना है, लेकिन ये तीनों हमारे गिवन है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूँ, या तो ऐड भी कर सकते हो, 5 लाख की हमारी परचेज है, ठीक है,
और फिर ओपनिंग स्टॉक कितना 50,000 का हमारा ओपनिंग स्टॉक है, तो 5,50,000 ये हुए और मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 17,000 का, तो ये आ गया टोटल 5,67,000। ठीक है, तो मैंने अभी बता दिया भी क्योंकि यहाँ पे फिर इसको इरेज करूँगी मैं। तो ये तीनों जो मैंने ऐड किए ना, तो मेरा टोटल आ गया 5,67,000। अब मुझे चाहिए क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और चाहिए, तभी मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। तो अब ये याद रखना, ठीक है। 5,67,000 में से अब हम क्या करेंगे, या तो वही बात आ गई ना, क्लोजिंग स्टॉक को जो मैं इक्वेशन की साइड लेके आऊँगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा उस साइड जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। इट मीन से 5,67,000 में से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दूंगी तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। तो अब मेरा मेन काम क्या रह गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब मैं कैसे निकालूंगी, देखिए हमें ग्रोस प्रॉफिट गिवन है 20% का। अगर ग्रोस प्रॉफिट गिवन है तो मैं आराम से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकती हूँ। ठीक है, कैसे, इसने क्या कहा, रेट ऑफ द ग्रोस प्रॉफिट है वो आपकी कितनी है, 20% है, ऑन कॉस्ट है। तो ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई अगर मेरी कॉस्ट है 100 तो मेरी प्रॉफिट कितना होगा 20 ऑन कॉस्ट है। इट मीन्स मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा 120। अब मैं आराम से यहाँ से, क्योंकि सेलिंग प्राइस मुझे गिवन ही है, तो यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकती हूँ ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब मेरी कैसे निकलेगी, सेलिंग प्राइस मेरा गिवन है पहले से ही 6 लाख रुपये, और ये 6 लाख रुपये है, तो 120 की वैल्यू 6 लाख के बराबर है। और मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना ना, कॉस्ट मेरी कितनी 100, तो यहाँ से मैं इसको सोल्व कर लूँगी। इसको मैं सोल्व करूँगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मेरा 5 लाख निकल के आएगा। और अभी हमने 5 लाख निकल के आया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अभी मैंने जो वैल्यू निकाली थी उसमें से माइनस कर देंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या इन सबको ऐड करके वैल्यू निकाली थी ना, किस किस को, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस आपका ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो ये कितने निकल के आए थे मेरे 5,67,000। इसमें से मैं माइनस कर दूंगी 5 लाख मेरी क्या निकल के आई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इट मीन्स ये जो मेरा 67,000 है ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो बी हो जाएगा मेरा क्या, राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपका 75 क्वेश्चन। तो 75 में क्या कहा इसने, तो भाई ये भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आदेश है और भद्रेश है, आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट रेशो। तो मैं ए और बी सी डी नोट कर लेती हूँ। ठीक है, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो क्या है 3:2 है, आदेश का और भद्रेश का। उसके बाद है चंद्रेश इज एडमिटेड 20%। तो 20% का मतलब क्या है, 1/5 शेयर के लिए उन्होंने क्या किया, चंद्रेश का एडमिशन हुआ। अब चंद्रेश को जो ये प्रॉफिट, ये जो शेयर कैसे मिला, 20% ऑफ द शेयर इन द प्रॉफिट्स, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द शेयर वॉज गिफ्टेड बाय द आदेश। तो हाफ तो 1.5 का हाफ क्या होगा, 1.10 होगा ना। तो 1/10 तो गिफ्ट में दे दिया है, किसने, आदेश ने, 1/10 से। और बाकी का जो बचा, बाकी का कितना बचेगा, 1/5 में से 1/10 तो उसको मिल गया। ठीक है, 1/5 का हाफ क्या हुआ 1/10, और 1/10 आदेश ने उसको गिफ्ट में दे दिया है। और अभी जो बच्चा है रिमेनिंग 1/10 वो अब चंद्रेश ने क्या किया, दोनों से, आदेश से भी और भद्रेश से भी, ए और बी में बोल देती हूँ, ए से भी और बी से भी, उसने जो रिमेनिंग है वो कैसे एक्वायर्ड किया, इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या, भाई अब इसका हाफ कर लो आपका 1/10 का, 1/10 का हाफ करूँगी तो 1/20 आएगा। तो 1/20 तो उसने ले लिया है ए से, और 1/20 ले लिया उसने बी से। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना है। तो भाई न्यू रेशियो हम कैसे निकाल देंगे, अगर मैं सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दूँ तो जो ओल्ड रेशियो है आदेश का और भद्रेश का, उसके ओल्ड रेशियो में से जो मैं सेक्रीफाइस रेशियो माइनस कर दूंगी तो मेरा न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा ना। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हुआ, देखिए जो आदेश है उसने 1/10 तो उसने गिफ्ट में दिया था और 1/20 यहाँ पे दे दिया। तो टोटल आदेश ने कितना दे दिया, देखिए 1/10 एज अ गिफ्ट उसने दिया, और 1/20 उसने फिर बाद में दिया जब इक्वल प्रोपोर्शन में दिया। तो 1/30 दे दिया किसने, 1/30 यहाँ पे किसने दे दिया आपका, 1/30 नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी, ये तो एलसीएम लेंगे ना अब हम। देखिए मैं फिर से रफ करके बता देती हूँ। अब जो आदेश है उसने कैसे दिया, 1/10 तो उसने एज ए गिफ्ट दिया, और 1/20 अभी मैंने आपको बताया था अभी उसने इक्वल प्रोपोर्शन में दिया। तो टोटल अब उसने कितना दे दिया, यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे इस तरह से, तो ये आ जाएगा 2 + 1। मीन्स जो आदेश है उसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/30, और जो भद्रेश है उसने कितना किया था 1/20 किया था। तो अब आदेश का न्यू रेशियो मेरा कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो उसका कितना है 3/5 है, 3/5 में से उसने सेक्रीफाइस कितना किया 3/20। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए। ऐसे ही भद्रेश का हम कैसे निकालेंगे, भद्रेश का ओल्ड कितना है 2/5 है, और उसने सेक्रीफाइस कितना किया 1/20। तो इसको सोल्व कर लो। अब आप जब इसको सोल्व कर लोगे तो मैं आपको बता देती हूँ, तो उसका जो सेक्रीफाइस रेशियो को माइनस करने के बाद
जो आदेश है ना उसका आएगा 9/20, ठीक है, न्यू रेशो। और जो भद्रेश है उसका आएगा 7/20। और उसका कितना था, 1/5 था ना, 1/5 था चंद्रेश का, तो उसको भी मैं यहाँ पे जो डिनोमिनेटर उसको सेम कर लेती हूँ, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो चंद्रेश का आ जाएगा 4/20। तो अब ये रेशियो देख लीजिए, अगर कहीं पे गिवन है 9:7:4, तो ये आपका गिवन ही नहीं है, ठीक है। इट मीन्स जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, क्योंकि न्यू रेशियो हमारा निकल के आया 9:7:4। इसको सोल्व करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, इसको ध्यान से देखना। ये भी आपका न्यूमेरिकल है फिर से। अब देखिए इसको भी सोल्व करेंगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन कोई नहीं, आपकी हेल्प होगी, आगे भी आप एग्जाम दोगे, ठीक है। माथुर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹6,76,000 एज अ कैपिटल। आफ्टर 4 months गोयल ज्वाइन द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ कैपिटल ऑफ ₹5,07,000। A total of ₹2,60,000 including 25% of the total profit was given to Goel for conducting business at the end of the year. How much profit Mathur will get? तो क्वेश्चन में पूछा कि भी हमें जो माथुर है ना उसका प्रॉफिट निकालना है, लेकिन हम एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। अब एक बार तो हमने पूरा रीड कर लिया, लेकिन अब बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए माथुर ने स्टार्ट किया बिजनेस से 6,76,000 रुपये लगा के, तो जो माथुर की कैपिटल एक तरह से वो कितनी है, 6,76,000 कैपिटल है उसकी, ठीक है। फिर 4 महीने बाद गोयल ने भी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, और गोयल कितना पैसा लेके आया, कितनी कैपिटल लगाई उसने, 5,07,000। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयर रेशियो आपका गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने पहले रीड किया था, यहाँ पे कहीं नहीं आया, लेकिन हमें से फिर भी पूछ लिया माथुर का कितना शेयर है, और यहाँ पे बेसिकली इन्होंने कैपिटल दे दिया है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैपिटल निकालते हैं, इफेक्टिव कैपिटल, उसका रेशियो निकालते हैं, और उस रेशियो में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं इफेक्टिव कैपिटल है वो एक तरह से मैं कैपिटल कैसे निकाल लूँगी, तो मैं कहूँगी कि भाई जो माथुर है ना, माथुर की कैपिटल है 6,76,000, और वो बिजनेस में कितने महीने तक रही, पूरे 12 महीने तक रही, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आ गई माथुर की, ऐसे ही मैं गोयल की निकाल लूँगी। गोयल की कैपिटल है कितनी, 5,07,000 उसने लगाया पैसा, वो कितने टाइम तक रही, 4 महीने बाद उसने लगाया, इट मीन्स उसकी कैपिटल 8 महीने तक रही। तो अब मैं यहाँ पे रेशियो निकाल लूँगी। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी ना, या तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा और फिर इसकी मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल लो, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या, मैं इसको डिवाइड भी कर सकती हूँ ऐसे। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी ना, तो ये आपका डायरेक्ट चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2:1। जब आप इसको सोल्व करोगे, पूरा सोल्व करके देख लेना, 2:1 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। ये रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। तो इट मीन्स जो माथुर और जो गोयल है ना, जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में शेयर करेंगे, 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे, 2:1 के। अब हमने रेशियो निकाल लिया, मेन काम हमारा यही था कि भाई वे प्रॉफिट करेंगे, और हमें किसका प्रॉफिट निकालना, माथुर का। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते भी कितना क्या प्रॉफिट गिवन है। अब देखिए, अब ये कहता है क्वेश्चन में क्या, अ टोटल ऑफ ₹2,60,000 इंक्लूडिंग 25% ऑफ द टोटल प्रॉफिट वॉज गिवन टू गोयल फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। इसने कहा कि भी जो गोयल है ना, गोयल को हमने 2,60,000 रुपये दे दिए, और जो ये 2,60,000 रुपये दिए ना, इसमें 25% ऑफ प्रॉफिट, जो बिजनेस को टोटल प्रॉफिट हुआ था ना, उसका 25% निकाल के, और वो इसी में ऐड है। और ये 25% हमने किस बात का दिया है गोयल को, कि भी जो उसने बिजनेस में काम किया, ठीक है, एक तरह से रेम्यूनरेशन हमने उसको दे दी, बिजनेस से कंडक्ट जो उसने कराया तो उसको हमने रेम्यूनरेशन दे दी। और रेम्यूनरेशन उसकी हमने क्या डिसाइड की थी कि भाई जो भी टोटल प्रॉफिट होगा ना उसका 25% देंगे। तो मैं इसको कैसे निकाल सकती हूँ, अगर मैं कहूँ कि भाई टोटल प्रॉफिट हमें 100 हुआ, तो 100 में से 25 तो एज ए रेम्यूनरेशन लेके चला जाएगा, कौन, गोयल लेके गया रेम्यूनरेशन। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 75। अब जो 75 है ना, इस प्रॉफिट को अब जो माथुर है और गोयल है वो बांट लेंगे, और वो अभी इसको किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1। अगर मैं 75 का 2:1 करूँ तो भाई माथुर के हिस्से में कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। ओ शिट यार, चलो कोई नहीं, देख। तो यहाँ पे अभी मैंने कितना बताया था आपका, 75 बना था ना, तो इसका जो 50% है वो तो चला जाएगा माथुर का, 50 तो मिल जाएगा माथुर को, और 25 किसको मिल जाएगा, आपका गोयल को, ठीक है। देखिए 25% गोयल को मिलेगा, और 25% किसको 50% किसको मिलेगा, माथुर को मिलेगा। वो मैंने अभी आपको बताया, वो गलती से मेरे से डिलीट हो गया, ठीक है। अब जो गोयल है, गोयल को टोटल कितना मिल चुका है, 2,60,000,
2,60,000 उसको मिला ना ये टोटल गोयल को, और जो 2,60,000 गोयल को मिला है इसमें हमारा क्या 25% प्रॉफिट का हमारा इंक्लूड है, ठीक है यहाँ पे। तो अब देखिए, तो 2,60,000 में एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि भाई 25% तो उसको मिला है रेमुनरेशन का, और 25% उसका किस चीज़ का है, जो उसका हिस्सा बना है गोयल का। तो टोटल ये मेरा कितना हो गया, 50% हो गया। 2,60,000 किसके बराबर आ गया, 50% के, और 50% ही किसको मिलना, माथुर को। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि भाई माथुर को भी कितना मिलेगा, 2,60,000 मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि भाई मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई किस तरह से माथुर का भी जो शेयर है वो 2,60,000 ही निकलेगा। एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, अगर ना समझ में आया हो और ना आया हो, और फिर भी ना आए तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप ना बोल देना एक बार। ये जो भी मैंने न्यूमेरिकल कराया ना, अभी यहाँ पे इतना अच्छे से मैं नहीं करा पा रही, ठीक है, स्क्रीन इतना बड़ी नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये फिर बाद में है ना बोर्ड पे करा दूंगी अच्छे से एक एक क्वेश्चन, वहाँ पे फिर पूरा डिटेल में और बोर्ड पे हम कर लेंगे। अगर ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो फिर से मैं सिर्फ न्यूमेरिकल उठा लूँगी इस पेपर के आपके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 77। मनु एंड भानु आर द पार्टनर्स। भानु वॉन्ट्स टू एडमिट हिज सन चानू इन टू बिजनेस, कैन चानू बिकम द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो देखिए भाई 2 पार्टनर्स है पहले से ही, और अब एक चाहता है कि भाई मेरा बेटा भी पार्टनर बने, तो क्या वो बन सकता है, येस नो येस ही भानु एग्री। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 77 का। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, अगर मानू एग्री है ना, अगर मानू एग्री है तो भाई वो आराम से बन सकता है, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, इन्होंने बोल दिया येस नो, और यहाँ पे तो मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। एक तो या तो फिर इन्होंने क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं किया है, या तो इनको यहाँ अगर यहाँ पे ये होता ना भानु की जगह यहाँ पे मानू होता, तो फिर तो आराम से सी आपका आंसर हो जाता कि भाई हाँ अगर भानु का तो बेटा ही है, लेकिन अगर मानू भी एग्री है तो आराम से कर सकते। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो अब भाई हम यस यस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें जो मानू है, मानू की जो सहमति है उसका नहीं पता, अभी वो चाहता या नहीं चाहता, तो इसमें हम क्या आंसर दें। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना भी इसका आंसर क्या हो सकता है। नहीं तो फिर अगर हम किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, तो ए के साथ भी नहीं जा सकते, ये भी नहीं क्लियरली बोल सकते येस, और ये भी, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो आई थिंक इसका जो फिर आंसर होगा तो आपका नो ही होगा। फिर हम ये जूम करेंगे कि भाई यहाँ पे इन्होंने मानू की सहमति नहीं दिखाई है, तो इट मीन्स भाई मानू यहाँ पे तैयार नहीं है, तो फिर हम नो इसको कहेंगे। तो आप भी बताना 77 क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखना, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब 78। देखिए फिर से आपका न्यूमेरिकल है भाई। यहाँ पे आपको बेसिकली क्या निकालना है, व्हाट विल बी द गेन रेशियो ऑफ द डी। यहाँ पे आपको गेनिंग रेशियो निकालना है किसका, एल का, ठीक है। तो एल एस डी आर द पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है। एस रिटायर हुआ फ्रॉम द फर्म, ये अपने आप से करना है, मैं आपको आइडिया दे देती हूँ आपको कैसे करना है। ये क्वेश्चन 78 है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि भाई जो रिटायर हुआ ना उसका हिस्सा किसको मिल जाएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है एल और डी को मिलेगा। तो रिटायर हुआ उसका हिस्सा कितना था, 3/7 है। ये जो 3/7 उसको कौन ले लेगा, एल और डी ले लेंगे, और आपको एल का निकालना है भी, एल को कितना गेन हुआ। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो नहीं गिवन है, तो वे किस रेशियो में देंगे, जो उनका ओल्ड रेशियो गिवन है उसी में लेंगे। तो आप इसको सोल्व करके देखना और फिर आंसर निकालना। मैंने ये सोल्व किया है, और जो मैंने आंसर यहाँ पे निकाला है, तो इसका जो आंसर आएगा ना, तो यहाँ पे कोई सा भी आपका गेनिंग बना ही नहीं। यहाँ पे जो आई थिंक आपका यहाँ पे एल का जो गेनिंग रेशियो बनेगा ना, वो आई थिंक ये बनेगा 12/49 बनेगा, और 12/49 यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई। तो आप भी निकालना और बताना गेनिंग रेशियो क्या आया, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि गेनिंग रेशियो कितना है, ठीक है, 78 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। ये फिर से आपका न्यूमेरिकल है। अर्जुन, बंसी एंड चेल्सी आर द पार्टनर्स, 3 फ्रेंड्स है, ठीक है, पार्टनर्स है, ABC से हम डिनोट करेंगे, ABC। अब क्या बोला इन्होंने, ऑन जून 30, 2023 चेल्सी डाइड। अब भाई चेल्सी सी है वो आपका डाई मर गया। सेल्स आपकी गिवन है 2022-23 की 30 लाख है, प्रॉफिट भी आपका गिवन है 6 लाख है। अब आपकी सेल 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक 2023, ठीक है, क्योंकि 30 जून को उसकी डेथ हुई ना, तो भाई 30 जून तक का हिस्सा उसको मिलेगा। अब 30 जून 2023 तक का उसको मिलेगा, और सेल भी आपकी गिवन है 7,50,000। वट वुड बी द शेयर ऑफ द डिजीज पार्टनर इन द करंट ईयर प्रॉफिट। तो अब जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें उसका कितना हिस्सा होगा। तो सबसे पहले तो आपको करंट ईयर का प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने का ये जो जून का प्रॉफिट, जून तक का भी प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा ना, 1 अप्रैल से लेकर जून तक का प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो
1 अप्रैल 2023 से लेकर जून, अप्रैल मई जून 3 महीना हुआ ये तो। अब देखिए चलिए कोई नहीं, करते इसको सोल्व। और यहाँ पे इन्होंने जो अभी हमें प्रॉफिट दे रखा है, ये कब का दे रखा, चेल्सी डाइड द सेल फॉर द ईयर 2022-23 वॉज 30 लाख एंड प्रॉफिट वर ₹6 लाख। तो हम इसको कैसे निकाल लेंगे, हम इसको निकाल लेंगे कि भाई हमारा जब 30 लाख हमारी सेल थी तो तब हमारा प्रॉफिट कितना था, 6 लाख था। और अगर मैं बात करती हूँ, अगर मेरी सेल कितनी है, 7,50,000 अगर मेरी सेल है, तो अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकालूंगी। ठीक है, आपको ऐसे प्रॉफिट निकालना होगा। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी किस तरह से हम निकालेंगे, ये बनेगी आपकी 30 लाख जब मेरा सेल थी तो मेरा प्रॉफिट था 6 लाख। जब मेरी 30 लाख थी, यहाँ पे जो मेरी 30 लाख सेल थी तो मेरा प्रॉफिट था 6 लाख। तो 1 लाख अगर मेरी सेल है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30 लाख। ये इक्वेशन बनती है ना ऐसे। और अब मेरी कितनी है यहाँ पे सेल, 7,50,000। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना निकलेगा, तो ये प्रॉफिट अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा आपका 1,50,000 प्रॉफिट। अब 1,50,000 प्रॉफिट निकला भैया आपका। ठीक है, 7.5 लाख की सेल पर प्रॉफिट हुआ 1,50,000। अब 1,50,000 में सभी का हिस्सा। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे गिवन नहीं है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि भाई वे प्रॉफिट इक्वल शेयर बांट लेंगे। अब वे इक्वल प्रॉफिट बांट लेंगे तो भाई सी का हिस्सा कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो 1,50,000 का 1/3 में निकाल लूँगी तो उसका शेयर कितना आएगा, 50,000 उसका शेयर आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए 50,000। ठीक है, खुद से भी करना। और फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूँगी भाई, अगर आपको ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहे यहाँ पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं आपका बोर्ड पे इनके कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बोर्ड पे हम अच्छे से सिर्फ न्यूमेरिकल ले लेंगे। और अभी हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो कि 80 क्वेश्चन। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट एक्सीड। जब हम री इशू करते हैं किसको, फॉरफिटेड शेयर को, और उस केस में जब हम डिस्काउंट अगर देंगे तो भाई वो जो डिस्काउंट हो वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द फॉरफिटेड शेयर, जो अमाउंट हमें फॉरफिटेड शेयर पे मिला है उससे ज़्यादा हमारा अमाउंट डिस्काउंट नहीं हो सकता, इसलिए ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आज की वीडियो में हमने जो बीपीएससी ने अभी रिसेंटली आपका अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम लिया है तो उसका जो अकाउंट्स का पार्ट आपका टोटल उसके 80 क्वेश्चन है पार्ट के। तो पार्ट में से 40 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और अभी आपके रिमेनिंग है 40 क्वेश्चन और, वे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये रहे आपके नीचे देखिए 40 क्वेश्चन और है। तो इस तरह से जो टोटल आपका पेपर होता है ना 120 नंबर का होता है, 120 में से 40 तो आपके जनरल पेपर है और 40 में से फिर आपके 80 आपके जो सब्जेक्ट का रहता है जैसे अकाउंट्स के अभी। तो 40 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे और आज हमने 40 कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप अपने जो आंसर उसको मैच करना और देखना कि भाई आपने कितने करेक्ट किए हैं, कितना आपका स्कोर बनेगा। और जल्द ही हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ जिसमें मैं आपको फिर टोटल आपके 120 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट पूछिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।